हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे अभी तक जितने भी संविधान में संशोधन हुए, मतलब महत्वपूर्ण संशोधन, सारे संशोधन नहीं, जितने भी संशोधन हुए उनके बारे में आज जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन। देखो, हमें पढ़ना है पहला संविधान संशोधन हमारा जो है उसमें पहली नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, वो जो भूमि सुधार से संबंधित था। फर्स्ट संविधान संशोधन जो था वो था भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, लैंड रिफॉर्म से उसमें नवी नाइन्थ शेड्यूल इसमें जोड़ा गया था, नाइन्थ शेड्यूल जोड़ा गया था। ठीक, अब अगर हमको दूसरा संविधान संशोधन जो हुआ था 1952 में, इसके अंतर्गत 1951 के जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में बोला गया था कि जो 1951 के आधार पर जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व, मतलब जनसंख्या की सीटों का आवंटन किया गया था। ठीक है, थर्ड संविधान संशोधन 1954 में हुआ, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि इसमें बोला गया था तीसरे संविधान संशोधन में। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया। तीसरे संविधान संशोधन में बताया गया कि इसमें जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची है, इसमें 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न के बारे में, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया। अब चलते हैं अपने अगले संशोधन पे। अगला संशोधन है फोर्थ संविधान संशोधन 1955, जो कि इसमें बताया गया कि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकता है। ठीक है, फोर्थ संविधान संशोधन ये कहता है कि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में, राज्य इसमें जो है लोकहित की जो प्रॉपर्टी है इस पर राज्य द्वारा अपना स्वयं का हस्तगत किया जाना चाहिए। इस स्थिति में कहा गया कि न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकता। मतलब अगर राज्य ने किसी संपत्ति पे अपना अधिकार बता दिया तो इस पे न्यायालय क्या कहते हैं, अपना दखल नहीं दे सकता है, क्षतिपूर्ति के संबंध में दखल नहीं दे सकता है। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड ये है कि पांचवा संविधान संशोधन जो कि 1955 में हुआ। इसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करें। इसमें बोला गया कि जो राष्ट्रपति है अपनी शक्ति, राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वह अपने राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण किया गया। मतलब कि कहा गया कि राज्य के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित जो केंद्रीय विधान पर मत देने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को, तो राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण किया गया। मतलब राज्य मंडलों हेतु इसकी समय सीमा निर्धारित की गई कि आप इतने टाइम तक ही वोट कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले पेज पे। अपना अगला संशोधन यह है कि छठा संशोधन 1956 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। मतलब इसमें जो कहा गया 7वीं अनुसूची के संघ सूची में ये कहा गया, परिवर्तन कर दिया गया कि कुछ स्थितियों में केंद्र को, कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। अगला संविधान संशोधन है 8वां संविधान संशोधन 1959 में जो हुआ था। इसमें कहा गया कि इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्ष के लिए अर्थात 1970 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया। यानी कि जो SC
एसटी और जो एंग्लो इंडियन होते थे उनके आरक्षण को 10 वर्षों के लिए यानी 1970 तक बढ़ा दिया गया। चलते हैं हम अपने अगले उस पे। अगला संविधान संशोधन है 17वां संशोधन 1964। इसमें कहा गया कि संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधारों को प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। मतलब अगर भूमि सुधार से संबंधित कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं सूची में रखा गया, जिनकी वैधता की परीक्षा मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं की जा सकती है। चलते हैं हम अपने अगले उस पे। अगला संविधान संशोधन है 18वां संविधान संशोधन 1966। इसके अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मतलब इस 18वें संविधान संशोधन के द्वारा चंडीगढ़ जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है, ये पंजाब और हरियाणा की सम्मिलित राजधानी है, ठीक है, और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और जो जिस क्षेत्र में पंजाबी भाषा बोली जाती थी उस क्षेत्र को पंजाब दे दिया गया। जिस क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती थी उस क्षेत्र को हरियाणा के रूप में दे दिया गया। और जो पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे पर्वत वगैरह ज़्यादा थे तो वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश बना दिया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। चलते हम अपने अगले स्लाइड पे। अगली स्लाइड है 19वां संविधान संशोधन 1966। इसके अंतर्गत चुनाव के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। मतलब इसमें चुनाव आयोग के अधिकारों को परिवर्तित कर दिया गया और जो हाई कोर्ट होते थे उनको चुनाव याचिका सुनने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। 20वां संविधान संशोधन जो इसी वर्ष हुआ 1966 में, इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। मतलब इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों, मतलब जो गड़बड़ियों के आधार पर नियुक्त किए गए कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई, यही बताया गया इस संविधान संशोधन में। चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड पे। अगला संविधान संशोधन है 23rd संविधान संशोधन 1969। इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में SC मतलब अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब एंग्लो इंडियन जो होते हैं इनका मनोनयन किया जाता था, मतलब ये इनका इलेक्शन नहीं होता था, मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र में और उसमें राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल के द्वारा। तो अनुसूचित जात इसमें 23वें संविधान संशोधन में ये बताया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। चलते हम अपने अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड कहती है कि 24वां संविधान संशोधन 1971, ठीक है। इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं संशोधित कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधित विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा, ठीक है। इसमें जो है कहा गया कि जो मूल अधिकार जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी संशोधित हो सकते हैं, ठीक है। जो भाग 3 में मूल अधिकार दे रखे हैं 12 से लेकर 35 तक, इन पर भी संशोधन किया जा सकता है। यह शक्ति केवल संसद को दी गई, ठीक है। और इसमें एक संशोधन और किया गया कि अगर दोनों सदनों से राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों से अगर विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना
ही होगा, मतलब बाध्यकारी बना दिया गया कि राष्ट्रपति इसको मना नहीं कर सकता। अगर कोई भी संशोधन संबंधी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो इसमें राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होगी, इसलिए इसको बाध्यकारी बना दिया गया। अब राष्ट्रपति इस पर ना नहीं कह सकता। चलते हैं हम अपने अगले संविधान संशोधन पर। अगला संविधान संशोधन है 50th संशोधन 1984, मतलब 50वां संविधान संशोधन 1984। इसके द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, ठीक है, सैन्य सेवाओं में पूरक सेवाओं को कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए। साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने का अधिकार भी दिए गए। मतलब इसमें यह कहा गया कि जो अनुच्छेद 33 है इसमें संशोधन किया गया, आर्टिकल 33 में संशोधन किया गया, जो सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए, मतलब जो सैन्य सेवा में अपनी पूरक सेवाएं देते हैं उनके कार्य करने के लिए आवश्यक सूचनाएं, मतलब जरूरी सूचनाएं एकत्रित करने तथा देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए, मतलब कानून तथा व्यवस्था से संबंधित जो दायित्व दिए गए। साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु, मतलब इन सेवाओं में उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को, मतलब संसद को कानून बनाने के अधिकार, मतलब संसद को कानून बनाने का अधिकार इस पे दिया गया। इस पर जो आर्टिकल 33 है इसमें संशोधन करके संसद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड पे। अगला संविधान संशोधन है 56 संविधान संशोधन 1987, ठीक है। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। मतलब पहले जो गोवा, दमन, दीव ये तीनों आपसी क्षेत्र में थे, इसको गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था ऑपरेशन पोलो के द्वारा, आई थिंक यही था। तो जो है ये गोवा जो था हमारा, ये पहले केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, ये सबको पता है। और ठीक, तो इसको जो है एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और जो दमन और दीव थे इसके हिस्से में ही, तो उनको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया। पहले भी गोवा भी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था, लेकिन बाद में 1987 में जो संविधान संशोधन हुआ 56, उसके द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। चलते हैं अपने अगले कुछ उस पे 58वां संविधान 58वां संविधान संशोधन यानी 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987। इसके द्वारा ये कहा गया कि राष्ट्रपति को संविधान का प्रामाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। मतलब राष्ट्रपति का जो है प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया कि संविधान का हिंदी संस्करण प्रकाशित कर सके, ठीक है। इस संशोधन द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 का को जोड़ा गया। 394 का को जोड़ा गया। मतलब इस 58 संविधान संशोधन 1987 ये कहता है कि इस राष्ट्रपति को संविधान का हिंदी संस्करण प्रकाशित करने का अधिकार दे दिया गया। और इसमें जो है भाग 22 में आर्टिकल 394A जोड़ा गया। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। 61वां संविधान संशोधन 1989, इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव किया गया। मतलब जो पहले मतदान डालने की एज लिमिट 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब अगला संविधान संशोधन है 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991।
दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, मतलब दिल्ली को एनसीआर के रूप में बनाया गया, जो नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं इसको। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया, मतलब दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया, जिसके तहत अब देखते हैं कि दिल्ली में सीएम बनता है किसी और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर भी सीएम बनता है। तो कुछ ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर सीएम बनता है। वैसे ही दिल्ली में इसी संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा का गठन किया गया। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। अगला संविधान संशोधन है 70वां संविधान संशोधन 1992। दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जो दिल्ली विधानसभा और क्या कहते हैं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य होते हैं, विधानसभाओं के सदस्य, उनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति पद के लिए वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पहले ये चीज़ नहीं थी दिल्ली और पुदुचेरी राज्य संघ के लिए, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नहीं लागू थी। तो ये इस संविधान संशोधन द्वारा इसमें लागू किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य भी इस पर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले संविधान संशोधन पे। अगला संविधान संशोधन है 74th संशोधन 1993। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 या दा तक के अनुच्छेद हैं। ठीक है, या दा का मतलब क्या होगा, जेड जी। ठीक है, या दा का मतलब है जेड जी तक। जो ये 74 अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि इसमें 12वीं सूची को जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस संशोधन के द्वारा उसमें संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 जेड जी तक के अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसका ही एक छोटा भाई या बड़ा भाई, साथ का भाई कह लेते हैं, जो है हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट है, ये 1993 में हुआ। उसको भी 1992 या 1993 ही बोलते हैं, 1992 या 1993। इसमें कहा गया, इसमें जो प्रावधान किए गए पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए, पंचायती राज संबंधी प्रावधान किए। इसमें जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, इसमें जैसे कि नगर पालिकाओं 74 अमेंडमेंट एक्ट में नगर पालिकाओं, नगर परिषद, इसके बारे में बताया गया। तो इसमें बताया गया था ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इन सब के बारे में इसमें जानकारी दी गई। हमारे भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू है। ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पे जिला पंचायत या जिला परिषद बोलते हैं। ठीक है, और आप सबको पता होगा कि भारत में सबसे पहली ग्राम पंचायत राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से लागू हुई थी। और जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, उसके बाद पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा प्रदेश जो बना वो आंध्र प्रदेश बना। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे प्रावधान अपने अपने उसके थ्रू करते गए, लेकिन भारतीय संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं था। तो इसको लाने के लिए राजीव गांधी ने शुरुआत में एक बिल पेश किया, लेकिन वो पास नहीं हो सका लोकसभा से। तो
इसके बाद इस पर कई कमेटियां बनी, समितियां बनी। जब उन्होंने अपने अपने अलग अलग सुझाव दिए तब भारतीय संविधान में ये संशोधन, महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 जब पीवी सिंह की सरकार थी तब ये अमेंडमेंट एक्ट पास हुए। तो फिर धीरे धीरे इसके थ्रू बोला गया कि 1 साल तक जितने भी राज्य हैं अपने यहाँ संशोधन करके इस संशोधन को लागू करें, पंचायती राज को। तो ऐसे ही हमारे गांव में पंचायतों का डेवलप हुआ। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड है 84th संविधान संशोधन 2001। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। इस संशोधन द्वारा जो कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में, मतलब जैसे कि अभी आज उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, तो इन सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। तो जैसे लोकसभा में मैक्सिमम सीट 552 के समथिंग है, तो इन पर कोई अभी परिवर्तन नहीं किए जाने का बिल पास हुआ 84 संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। 2026 तक ये यथावत ही बनी रहेंगी, इस पर कोई चेंज नहीं होगा, ना कोई सीट बढ़ेगी ना कोई सीट घटेगी। अब जब भी 2026 में का टाइम टेन्योर दिया गया, 2026 के बाद देखा जाएगा अगर ये बढ़ाते हैं, कितने साल के लिए बढ़ाते हैं, या फिर कहाँ कहाँ पर लोकसभा क्षेत्र विकसित किए जाते हैं और कहाँ कहाँ पर विधानसभा क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले संविधान संशोधन पे। सारी स्लाइड तो ख़त्म। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी शेयर करके बताइएगा और कमेंट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आज आपके सर की तबीयत थोड़ा डाउन थी, इस वजह से उन्होंने क्लास नहीं ली, आज मैं क्लास ले रहा हूँ। तो कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसे लगी और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं कल अपने इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच गाइज एंड बाय बाय, टेक केयर।